आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पर। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सीपीओ एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। बात करेंगे डिटेल में हर एक चीज़ की, हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे। पूरी तरीके से डिटेल में चर्चा होगी। बहुत सारे बच्चे बार बार कह रहे थे कि सर सीपीओ की स्ट्रेटजी की वीडियो लेके आइए। किस तरीके से आपने मेंस में टॉप किया, कौन सी बुक्स थी जिनको फॉलो करके आपने टॉप किया, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, किस तरीके से आप ऑल इंडिया रैंक 29 लेके आए और 27 इन मेल कैटेगरी लेके आए, मेंस के टॉपर कैसे बने और किस तरीके से ट्रेनिंग होती है दिल्ली पुलिस की, क्या फिजिकल रहता है, क्या मेडिकल होता है, मेडिकल में कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें अभी से ध्यान रखें तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हमारे में कुछ है कमी थोड़ी बहुत जहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो अगर इस वीडियो की हम बात करें, इन डिटेल डिस्कस करेंगे, हर एक बात डिस्कस करेंगे, हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सीपीओ एग्ज़ाम को किस तरीके से क्रैक किया जा सकता है, हर एक पहलू, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके अलावा इस वीडियो को अपने परिवारजनों तक, अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने चाहने वालों तक, सब तक ज़रूर पहुंचाएं। और वीडियो देखने के बाद में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसे लगी। ठीक है, साथ साथ में मैं बता दूं कि मैं इस स्ट्रेटजी को क्यों बना रहा हूं, कैसे बना रहा हूं। मैं न सिर्फ खुद क्वालिफाइड हूं, आप देख सकते हैं ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम एज यू कैन सी प्रशांत सोलंकी इज़ माई नेम। ठीक है, तो आई हैव क्वालिफाइड मैनी एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, आईबीएसीआईओ, ये सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई करे हैं। सीपीओ मेंस 2017 में मैं मेंस का टॉपर था, ऑल इंडिया रैंक 1, मतलब सबसे ज़्यादा स्कोर मेरा ही था। ठीक है, उसके अलावा जो सीपीओ का 2017 का एग्ज़ाम था उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 29 थी। तो लाखों लोग जिस पेपर को देते हैं, 10 से 15 लाख लोग लगभग फॉर्म भरते हैं, उस पेपर में रैंक 29 लाना अपने आप में बड़ी बात होती है। रैंक 29, 10 लाख से ऊपर भी लोग जिस फॉर्म को फिल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूं। मैंने 2018 में 1 फरवरी 2018 से रैंकर्स गुरुकुल जिस दिन शुरुआत हुई थी तब से मैंने इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाना शुरू करा है। और उसके बाद में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे खुद के डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस में सेलेक्टेड हैं। निशा शर्मा, नीलम दबास और हर्षित, कई सारे स्टूडेंट हैं। ये मैं वो बता रहा हूँ जो दिल्ली पुलिस में खुद सेलेक्टेड हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे सीजीएल के थ्रू बहुत बढ़िया पोस्ट पे हैं, एमईए में हैं। हर जगह पे आपको हमारे स्टूडेंट्स मिलेंगे। मेरे खुद के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, एज पे मत जाइएगा। ये मेरी फ़ोटो है दिल्ली पुलिस जिस दिन हमारी पास आउट परेड हुई थी, जिस दिन हमारी पास आउट परेड थी उस दिन की ये बहुत एक छोटी सी फोटो है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस में मैंने एज सब इंस्पेक्टर 3 साल तक काम किया है एंड करंटली आई एम ऑन लीव। ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन था। अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं आपको अपने एग्ज़ाम का कि हम जिस एग्ज़ाम की बात करने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम है क्या, उसका पर्पज़ क्या है, तो बात करते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ की। तो ये सेलेक्ट करे जाते हैं सब इंस्पेक्टर, किस में, दिल्ली पुलिस में, उसके अलावा सीआईएसएफ में, यानी कि सीएपीएफ की जितनी भी आपकी आती हैं, सीआईएसएफ हो गई, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी, एसएसबी, ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं सब में। उसके अलावा एएसआई की पोस्ट भी इसमें कवर होती है सीआईएसएफ में। ठीक है, कौन सी नौकरी कैसी है, जो दिल्ली पुलिस की है वो ग्रुप सी में आती है। नॉन गजेटेड पोस्ट इसमें सारी की सारी कवर होती हैं। सैलरी की बात करते हैं, सैलरी आपकी 35,400 बेसिक पे होती है स्टार्टिंग की। ये बेसिक पे है, ये इन हैंड सैलरी नहीं है। इन हैंड सैलरी में एचआरए भी लगेगा, डीए भी लगेगा और भी कई सारे अलाउंसेज होते हैं वो लगते हैं। इन हैंड सैलरी, जो ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है वो लगभग 55 के करीब बनती है। इन हैंड सैलरी आपकी 50 के करीब बन जाती है। ठीक है, तो 50,000 के करीब आपकी इन हैंड सैलरी इसमें बनेगी, स्टार्टिंग की सैलरी। लगभग 1 साल के बाद में, ट्रेनिंग खत्म करने के बाद में आपकी सैलरी 60,000 से ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या, तो पैटर्न, सिलेबस, प्लानिंग, टाइम टेबल, रिसोर्सेज, बुक लिस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, क्या कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस आपकी रहेगी, फिजिकल क्या होता है, फिजिकल में क्या क्या कराते हैं, मेडिकल, फिजिकल के लिए कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए किस तरीके से करें कि पढ़ाई को अफेक्ट ज़्यादा ना करे फिजिकल, मेडिकल में क्या क्या होता है, लाइफ इन दिल्ली पुलिस एंड माई एक्सपीरियंस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस। ठीक है,
बात करते हैं सबसे पहले सीपीओ एग्जाम 2022 की। मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, एसएससी ने रिसेंटली कैलेंडर रिलीज करा जिसमें सीपीओ 2021 का पेपर जो दिसंबर में होना था उसको उन्होंने कंप्लीटली हटा के सीपीओ 2022 का पेपर रख दिया है, और जो पेपर होगा नवंबर 2022 में, जो कि 2021 का पेपर होना चाहिए था जो 2022 का होगा, यानी कि सीपीओ 21 एसएससी ने साफ। ठीक है, अगस्त 10 को इसका नोटिफिकेशन आएगा और 30 अगस्त तक नोटिफिकेशन रहेगा, यानी कि फॉर्म भरने की डेट रहेगी, यानी 10 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नवंबर में इसका एग्जाम होगा। पीईटी, पीएसटी और टीयर 2 का पेपर जो है वो बाद में होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं सर क्या होता है पीईटी, पीएसटी, टीयर 2, क्या कह रहे हो आप, एक बार बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अगर आपको बता दूं तो कोई भी ग्रेजुएट बंदा इस फॉर्म को फिल कर सकता है। साथ साथ में एज उसकी होनी चाहिए 20 से 25 साल के बीच में। एससी और एसटी को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपका मिलता है 5 साल का, और ओबीसी को मिलता है 3 साल का। उसके अलावा इसमें एक्स सर्विसमैन का भी कोटा अलग से होता है। ठीक है, अगर बात करें पैटर्न ऑफ द एग्जाम, एग्जाम किस तरीके से कराया जाता है, सबसे पहले टीयर 1 होता है, फिजिकल उसके बाद में होता है। फिजिकल को पीईटी और पीएसटी बोला जाता है, डिटेल में बात करेंगे पीईटी में क्या होता है, पीएसटी में क्या होता है। टीयर 2 होता है उसके बाद में, टीयर 2 भी बात करेंगे। मेडिकल पूरा डिटेल बताएंगे क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी डिटेल आपको बताएंगे। ठीक है, एसएससी सीपीओ टीयर 1 की अगर बात करें तो 4 सेक्शन आपके होते हैं, जैसे कि एसएससी के लगभग सारे एग्जाम में 4 सेक्शन होते हैं। रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश। रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश। सीजीएल का एग्जाम हो या सीएचएसएल का एग्जाम हो, सब में 25-25 क्वेश्चन होते हैं। इस एग्जाम में 50-50 क्वेश्चन होते हैं। 50-50 क्वेश्चन होते हैं हर एक सेक्शन से, और हर क्वेश्चन का मिलता है 1 नंबर, यानी कि टोटल हो गए 50 नंबर एक सेक्शन के, और सारे के सारे पेपर के होंगे 200 नंबर। हर एक सही क्वेश्चन पे 1 नंबर और हर एक गलत क्वेश्चन पे 0.25 नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, तो नंबर काट लिया जाता है, और 2 घंटे का मिलता है आपको समय 2 घंटे का मिलता है। अगर हम बात करें टीयर 2 में क्या होता है, टीयर 2 में जैसे सीजीएल मेंस में क्या होता है, सिर्फ और सीजीएल मेंस में क्या होता है, मैथ्स और इंग्लिश दोनों के अलग अलग पेपर होते हैं। एक पेपर इंग्लिश का होता है, एक मैथ्स का होता है। लेकिन सीपीओ में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होती है, यानी कि अगर आपका मैथ्स थोड़ा भी वीक है, थोड़ा सा भी वीक है, तो आप सीपीओ एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेंस में मैथ्स नहीं है। तो ये वो एग्जाम है जो कि मैथ्स जिन बच्चों का कमजोर है वो इसको टारगेट कर सकते हैं। सीपीओ मेंस में 200 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, और 200 के 200 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के होते हैं। गलत क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स काट लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि आप देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, वैरायटी ज़्यादा रहेगी। जितनी ज़्यादा वैरायटी रहेगी, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन एसएससी पूछ लेगा। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन एसएससी अगर पूछेगा तो वहाँ पे वैल्यू ये हो जाती है कि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। सीजीएल के पेपर में क्या होता है, जैसे प्रीलिम्स में आप देखोगे सीजीएल या सीएचएसएल 25 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन में कौन क्या क्या पूछे, क्लोज टेस्ट पूछ लेते हैं तो पैसेज नहीं पूछ पाते हैं। अगर पैसेज पूछने की कोशिश करें तो क्लोज टेस्ट नहीं पूछ पाएंगे। मुश्किल से 1 से 2 PQRS पूछ पाते हैं, 1 से 2 एरर पूछ पाते हैं। वैरायटी कवर नहीं हो पाती है। ग्रामर के 15-20 टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें से 2 एरर के क्वेश्चन आते हैं, तो वैरायटी कवर नहीं होती है। लेकिन मेंस में वो हालत नहीं है। मेंस में 20-25 क्वेश्चन सीधे एरर के आ सकते हैं। मेंस में सीधे के सीधे 25 क्वेश्चन आपको क्लोज टेस्ट के दे दिए जाएंगे। तो यहाँ के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए। प्री में 50 में से 45 स्कोर करना आसान होता है, स्पेशली सीजीएल में। लेकिन सीपीओ मेंस हो या सीजीएल का मेंस हो, वहाँ पे 180 इतना आसान नहीं होता है। 180 190 प्लस अगर आपको जाना है, अगर आपको भी मेरी तरह 195 स्कोर करना है, रॉ स्कोर, जिस टाइम पर रॉ स्कोर मैंने 195 किया था उस टाइम पर कोई नहीं किया करता था। उसके बाद में लोग करने लगे जब नॉर्मलाइजेशन आया, तब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं था जिस टाइम पे मैंने स्कोर किया था। ठीक है, तो ये आपका पेपर होता है, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग की बड़ी ज़रूरत होती है। बात करेंगे हर चीज़ की डिटेल में। ठीक है, ये सिलेबस है। सिलेबस आपको एसएससी की वेबसाइट पर ऑफिशियल पे भी ये मिल जाएगा। ये सिलेबस वहीं से लिया गया है। ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये मैथ्स का सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ साथ में ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इंग्लिश का सिलेबस वही है जो एसएससी सीजीएल में होता है। ठीक है, मेंस का भी सिलेबस वही है जो आपका प्री का होता है। ठीक है, तो जीएस का सिलेबस था, ये मेंस का सिलेबस है। ठीक है, अगर बात करें जो सीजीएल टीयर 1 के बाद में दूसरी चीज़ आती है, वो आता है हमारा पीईटी, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी कुछ लोग इसको बोल देते हैं। तो पीईटी बोला जाता है। इसमें 1600 मीटर की रनिंग होती है, 6.5 मिनट का समय दिया होता है, और ये होता है मेल
के लिए, मेल कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसका जो फिजिकल लेते हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारी होती हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ वगैरह, वो लेते हैं। इसमें एसएससी का रोल नहीं रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें फीमेल के लिए रनिंग की, तो 800 मीटर की रनिंग होती है और 4 मिनट का टाइम दिया गया होता है। 100 मीटर आपको दौड़ना होता है, एक स्प्रिंट दौड़ना होता है, जो कि 16 सेकंड में मेल को और 18 सेकंड में फीमेल कैटेगरी में दौड़ना होता है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर होती है मेल के लिए और 2.7 मीटर होती है फॉर फीमेल। 3 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, 3 अटेम्प्ट में अगर आप नहीं कर पाए तो आपको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाता है। ऐसे ही हाई जंप होती है जो कि 1.2 मीटर होती है मेल के लिए और 0.9 मीटर होती है फीमेल के लिए। ये वो चीज़ है हाई जंप की, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, कि रनिंग के बाद में जो सबसे ज़्यादा लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, सबसे ज़्यादा रनिंग में होते हैं नो डाउट, लेकिन रनिंग के बाद में अगर दूसरी चीज़ है जिसमें लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो है आपकी लॉन्ग जंप, सॉरी हाई जंप, लॉन्ग जंप नहीं, हाई जंप। हाई जंप में बहुत सारे बच्चे निकलते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस पर्टिकुलरली ज़रूर करके जाना। उसके अलावा शॉर्ट पुट भी होता है, जो गोला फेंकते हैं ऐसे करके, वो होता है मेल कैटेगरी के लिए होता है, बस 4.5 मीटर आपको फेंकना होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, गोला ना मिल पाए तो 10 किलो का बाट उठाना और फेंकना। बाट समझते होंगे, जो सामान तोलने वाली चीज़ होती है, उसको हम बाट बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, ठीक है। अगर मैं बात करूं पीएसटी, पीएसटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। पीएसटी में हाइट मांगी जाती है 170। 170 किस्मत के ऊपर है कि नापने वाला कैसा है। अगर कभी कभी क्या होता है कि 169 वाले भी अंदर आ जाते हैं, और कभी कभी कोई इतना स्ट्रिक्ट बैठा होता है कि 170 वालों को भी बेचारों को साइड से निकाल देता है, ठीक है। फीमेल कैटेगरी में इसी हाइट को मांगा गया 157 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट की अगर बात करें तो मेल कैटेगरी में ही चेस्ट मांगते हैं 80 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए, प्लस में 5 का इसका एक्सपेंशन चाहिए। यानी कि अगर आपकी 84 सेंटीमीटर चेस्ट आती है तो आपका 85 से काम नहीं चलेगा, 89 चाहिए, यानी कि एक्सपेंशन 5 का चाहिए, मिनिमम 80 और उसके बाद में 5 का एक्सपेंशन आपको चाहिए होता है। ये मेल कैटेगरी के लिए है। वेट जो होता है वो करते तो हैं फिजिकल के टाइम पे, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, ठीक है। डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। वेट में जो क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो मेडिकल के टाइम पे होता है, यहाँ पे नहीं होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। फिजिकल में एक चीज़ और विशेष क्या ध्यान रखनी है, दिल्ली पुलिस के लिए अगर आपको कंसीडर होना है, दिल्ली पुलिस के लिए अगर आपको कंसीडर होना है तो आपको LMV ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। LMV लाइट मोटर व्हीकल का, LMV का लाइसेंस आपका होना ही चाहिए, जिसमें मोटरसाइकिल और कार दोनों शामिल होनी चाहिए, कार भी और मोटरसाइकिल भी, ये दोनों शामिल होनी चाहिए। और आपको ये जो लाइसेंस है इसकी कॉपी फिजिकल के टाइम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दोनों समय आपको रखनी है, तभी आप दिल्ली पुलिस के लिए कंसीडर किए जाओगे। अदरवाइज बिना लाइसेंस के आप दिल्ली पुलिस के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे, आपके चाहे मार्क्स कितने भी रहे हों। तो इस चीज़ का भी भाई ध्यान रखना कि दिल्ली पुलिस के लिए अगर जाना है तो आपको मार्क्स कितने भी हों, लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है, ठीक है। ये बात होगी सारी की सारी फिजिकल के टाइम की, कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी मेडिकल के बारे में, कि मेडिकल किस तरीके से होता है। मेडिकल में आई टेस्ट होता है, 6 फीट दूरी 6 मीटर दूर आपको खड़ा करते हैं शायद, ठीक है। 6 मीटर दूरी होती है, 6 फीट होती है, और जो भी बड़ा होता है वो 6 मीटर बड़ा होता है, तो मीटर में 6 मान लेना, ठीक है। 6 मीटर होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। 6 मीटर दूर आपको खड़ा कर देंगे और वहाँ से आपका विजन टेस्ट होता है, ठीक है। और वहाँ से वो एक लाइन, वो एक पेपर होता है ASDF करके, ऐसा कुछ होता है उसमें, ठीक है। ये तो शायद टाइपिंग वाली लाइन है, उसमें कुछ अलग लाइन होती है, आप उसको नेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, आप उसको एक बार ज़रूर देख लेना। और आई टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि मेडिकल में सबसे ज़्यादा लोगों को री मेडिकल मिलता है। यानी कि अगर आप मेडिकल में किसी पॉइंट पर अटक जाते हो तो आप री मेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं, ठीक है। आई टेस्ट होता है जो कि दूर की दृष्टि का देखता है, पास की दृष्टि का देखता है, आंख में टॉर्च लगा के पता नहीं उनका कुछ खोया गया होता है, उसको ढूंढ रहे होते हैं, मतलब बाकी बीमारियां देख रहे होते हैं आई टेस्ट में भी, ठीक है। उसके अलावा आप लेसिक सर्जरी अगर आपने करा रखी है तो ये अलाउड नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एज ऑफ नाउ जो मेडिकल होता है, जहाँ पे जो DME बोलते हैं, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, DME के टाइम पे उन पर कोई ऐसी मशीन नहीं होती है जो कि लेसिक सर्जरी को देख पाए,
जो कि लेसिक को देख पाए डीएमई के टाइम पे। यानी कि अगर आपने करा रखी है या नहीं करा रखी है, ये आपकी ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है, वो चेक नहीं कर पाएंगे डीएमई के टाइम पे। लेकिन अगर आपको आई में मेडिकल मिलता है तो आरएमई के टाइम पे उनके पास में मशीनें होती हैं, प्रॉपर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें वो चेक कर सकते हैं कि आपने लेसिक कराया है या नहीं। यानी कि डीएमई में चल सकता है लेकिन आरएमई में नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपका आई पहले ही क्लियर है तो आरएमई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस देखी जाती है, पूरी एक उनके पास में बुक होती है, उसमें एक एक चीज़ को वो दिखवाते हैं। उसके अलावा ENTV आपका देखा जाता है, ईयर, नोज और थ्रोट। ईयर, नोज और थ्रोट ये सब देखा जाता है। ईयर जो नोज है आप में, इसमें एक जो बोन होती है वो आपकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए बहुत सारे लोगों को रीमेडिकल मिलता है। टीथ और माउथ देखा जाता है, जिसमें कि लगभग किसी को रीमेडिकल नहीं मिलता है। दांतों में कुछ पॉइंट होते हैं, 14 से 22 पॉइंट होते हैं, 14 से 22 के बीच में अगर आपका स्कोर होता है, ठीक है, अगर 14 से कम स्कोर है तो रीमेडिकल मिलेगा। जनरली वो लोगों को 16 से 18 पॉइंट देते हैं, जिसके ज़्यादा खराब दिख रहे होते हैं उसको 14 मिल जाते हैं। यहाँ पर रीमेडिकल बहुत रेयर लोगों को मिलता है, जिसके बिल्कुल है ही नहीं कतई, उसको तो मिल ही जाएगा, है ना। उसके अलावा ब्लड और यूरिन टेस्ट आपके होते हैं, जिसमें काफ़ी सारे टेस्ट आपके होते हैं। बीपी और हार्ट बीट देखा जाता है, अगर इनमें से किसी में भी पॉइंट मिल गया तो इसमें पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दिल की धड़कन ऐसे होती है, धक 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 धक। ठीक है, तो बीपी और हार्ट बीट इसमें बहुत सारे बच्चों को निकाला जाता है, लेकिन वो रीमेडिकल में लगभग सारे क्लियर हो जाते हैं। फ्लैट फुट देखा जाता है, फ्लैट फुट यानी कि जो फुट है नीचे पैर वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, उसमें एक ऐसा गड्ढा सा होना जरूर चाहिए। उसके अलावा नॉक नी भी देखा जाता है, यानी कि जब ऐसे खड़े होते हैं एड़ियां मिला के, तो आपके घुटने आपस में टच नहीं होने चाहिए, उनके बीच में एक गैप होना चाहिए। ठीक है, हल्का सा भी गैप होगा, दैट विल सफाइस। ठीक है, उतना ही काम चल जाएगा। उसके अलावा वेरिकोज वेन्स देखी जाती हैं। वेरिकोज वेन्स होती हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों के अननेचुरली इतनी ज़्यादा जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं। जनरली थोड़ी बहुत अगर आपके हैं वो चल जाती हैं, वेरिकोज वेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, वो दूर से दिख रही होती हैं, वो आपकी नहीं चलती हैं। हैंड मूवमेंट वगैरह चेक करते हैं कि सीधा मूवमेंट काम कर रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे हाथों को करवा के चेक करेंगे कि कोई यहाँ से टूटा वूटा तो नहीं है, ये सब। यानी कि लगभग पूरी बॉडी को भी चेक करते हैं, फिजिकल बॉडी चेकअप, है ना, फिजिकल बॉडी चेकअप। उसके अलावा एक्सरे होता है आपका चेस्ट का, यानी कि अगर आप धूम्रपान वगैरह करते हैं, अगर आप कुछ रात को 8 बजे की पार्टी के आदी हैं तो थोड़े दिन के लिए बंद रखेंगे अगर आप सीपीओ मेडिकल के लिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोसिल और पाइल्स को भी देखा जाता है। हाइड्रोसिल और पाइल्स एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत सारे लोग ऐसे प्राइवेट कंसीडर करते हैं और इन पर बात करने से घबराते हैं। अगर किसी को इनमें से कोई भी डाउट रहता है तो ये शर्म करने की बात नहीं है, ना ही डरने की बात है। जैसे किसी को फीवर होता है वैसे ही इनमें से भी कोई बीमारी हो सकती है, उसको घृणित वे में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हाइड्रोसिल या पाइल्स का अगर किसी को थोड़ा सा भी इशू है तो आप इसको भी चेक करा लें, क्योंकि ये वहाँ पे चेक होता है। और ऐसा ना हो कि आप इतनी मेहनत करके जाएं और छोटी सी चीज़ के लिए आपको मेडिकल में आउट होना पड़े। तो इसको आप पहले ही, अगर किसी को थोड़ा सा भी लगता है, डाउट है, तो आप चेक करा सकते हैं हाइड्रोसिल और पाइल्स को। ठीक है, उसके अलावा आपकी पूरी बॉडी इंक्लूडिंग योर प्राइवेट पार्ट्स सारे के सारे वो चेक करते हैं, मतलब तसल्ली से चेक करते हैं। ठीक है, उसके अलावा RME का ऑप्शन है, यानी कि इनमें से अगर किसी भी पॉइंट पे आपको पॉइंट मिल जाता है कि भाई साहब आप इस पॉइंट में अनफिट हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर से जाके लिखवाएं कि देखिए मुझे अनफिट किया गया है लेकिन मैं अनफिट नहीं हूँ। अगर वो डॉक्टर लिख देता है कि हाँ आप ठीक हैं, तो आप उसकी फाइल को लेके आप रिपोर्ट नहीं, इन द सेंस आप एक रिक्वेस्ट डाल सकते हो रीमेडिकल के लिए, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी और रीमेडिकल आपका होगा। लेकिन एक गिवन टाइम फ्रेम में आपको ये करना होता है, ऐसा नहीं है कि कभी भी रीमेडिकल करा दो कि 4 साल बाद करा रहे हो। 10-5 दिन का टाइम होता है, उस टाइम तक आपको इसके लिए करना होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेडिकल का पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं प्लानिंग की, कि प्लानिंग किस तरीके से की जाए सर इस एग्ज़ाम की, कि ये एग्ज़ाम हमारा निकल जाए, ये एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से निकालें। देखो प्लानिंग बहुत सिंपल है मेरे भाई, प्लानिंग को लेके घबराने की या चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास में समय कितना है। किसी भी चीज़ की प्लानिंग के लिए आपको ये देखना चाहिए कि आप किस काबिल हैं और आपके पास में कितना समय है। सबसे पहले आप अगर मंथ्स काउंट करेंगे तो लगभग हम मिड जुलाई में पहुंच लिए हैं, यानी कि आधा जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है और आधा नवंबर हमारे पास में लगभग मिल सकता है। आधा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये दोनों आधे आधे थे, यानी कि लगभग 4 महीने का समय आपके पास है, लगभग 4 महीने। और मैं कहूँगा कि लास्ट के 1 महीने को रखेंगे आप बैकअप,
एज बैकअप आपके पास में 1 महीना होना चाहिए। जो चीज़ें छूटेंगी आपकी उनको कवर करने के लिए, प्लस में मॉक टेस्ट वगैरह के लिए प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। उस सब के लिए आपको 1 महीने का समय लास्ट में रखना है, यानी कि मान के चलिए आपके पास में सिर्फ 3 महीने का समय है। 3 महीने में आपको अपनी चीज़ों को प्लान करना है। आज आप कहाँ स्टैंड करते हैं, 3 महीने में आपको कहाँ पहुँचना है, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत क्लियर हैं। आप सबको पता है कि आपको उस लेवल पे पहुँचना है कि सीपीओ क्लियर हो जाए, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को ये नहीं पता है कि आज वो कहाँ स्टैंड करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, और जिनकी ख़राब है वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। यानी कि जिनका नहीं निकलना है उनको लगता है मैं निकाल दूंगा, और जिनका क्लियर है कि निकलना है वो सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा। वो आपको नहीं करना है, अपने आप को आपको असेस करना है। सेल्फ असेसमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए सेल्फ असेसमेंट, कि आप अपने आप को समझ पाएँ कि आप कितने हैं, क्या कर सकते हैं, किस काबिल आप हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है। 4 महीने का जो टाइम फ्रेम है आप उसको 3 महीने के हिसाब से बांट लें कि भैया ये मेरा फर्स्ट मंथ है, ये मेरा थर्ड है और ये मेरा सेकंड है। ये 3 महीने का समय मेरे पास है। इस 3 महीने के समय में मैं कैसे करूँगा, पहले महीने में मुझे ये चीज़ें करनी है, मैथ्स ऐसे करना है, इंग्लिश ऐसे करनी है, रीजनिंग ऐसे करनी है। ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से टेबल के फॉर्म में बांट लें। अगर 3 महीने में मुझे इंग्लिश की ये बुक्स करनी है तो 1 महीने में कितनी करूँ, बुक्स भी बताऊँगा, रिसोर्सेज भी बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, एक दिन बैठना है, पूरा दिन पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ के एकदम सन्यासी होकर टाइप में बैठ जाना है। आपको क्या करना है, अपनी सारी बुक्स उठानी है। सारी बुक्स उठा के ये देखना है कि आप कौन सी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या आपके रिसोर्सेज होने चाहिए। सबसे पहले आपको अपने रिसोर्सेज चेक करने हैं। ठीक है, रिसोर्सेज चेक करो कि भाई ये रिसोर्सेज हैं, ये मुझे फॉलो करने ही करने हैं। अच्छा, साथ में न सिर्फ प्री के लिए माइंड लेके चलना, मेंस का भी माइंड मेकअप पहले से ही लेके चलना, जिससे कि इंग्लिश को आप स्पेशल इंपॉर्टेंस दे पाओ। जिससे कि मान लीजिए प्री अगर क्लियर हो जाता है और आपको ये कि आप मेंस तक बहुत अच्छी तैयारी करके इंग्लिश में एकदम से बहुत ज़बरदस्त स्कोर कर दोगे और आप अच्छा सिलेक्शन ले जाओगे, तो आप ये तैयारी भी दिमाग में ज़रूर रखना। ठीक है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है बात कर लेते हैं इस चीज़ की। प्लानिंग में आपको सारी बुक्स अपनी, जैसे मान लीजिए इंग्लिश के लिए आपने 2 या 3 बुक्स ली, एक आपने अपने नोट्स ले लिए और एक आपने प्रीवियस ईयर की बुक ले ली प्रैक्टिस करने के लिए, और एक आपने ऐसी बुक ले ली जो मार्केट में ठीक ठाक प्रचलित हो, ऐसी किताब ले ली। 3 किताबें अब आप लोगों के सामने हैं। इन 3 किताबों को किस तरीके से देखना है कि ये टॉपिक है। मान लीजिए वोकैबुलरी की मेरी ये किताब है, मेरे को वोकैबुलरी में ब्लैक बुक करनी है। ब्लैक बुक में इतनी वोकैब्स दे रखी है, मुझे 3 महीने में इतना कवर करना है, तो मुझे 1 महीने में कितना करना है। 1 महीने में मान लीजिए मेरे को इतना करना है, तो मुझे फिर, क्योंकि 1 महीने में लगभग 4 वीक होते हैं, तो 4 वीक में इतना करना है, यानी कि 1 वीक का ये पार्ट है, 1 वीक का ये पार्ट है, तो 1 दिन का ये पार्ट है। इस तरीके से आपको चीज़ों को डिवाइड कर लेना है। थोड़ा सा बैकअप प्लान भी लेके चलना है कि अगर किसी दिन आपका, जैसे मैंने कहा कि महीने में वैसे जनरली 30 दिन होते हैं, लेकिन आपको 28 मान के चलने, 2 दिन आपके बैकअप। वीक में 7 दिन होते हैं, लेकिन आपको 6 मान के चलने, 1 दिन आपका बैकअप। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, आपके पास में काम भी आएगा, सब कुछ आएगा, आप मशीन नहीं बन सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल आपको डेली का डेली आपका बनाना है। रात को बैठना है, सबसे पहले प्लानिंग शुरू होती है दिन से। डेली रात को जब भी आपको पढ़ने का लगता है कि हाँ भाई अब मेरे को पढ़ाई करनी है, रात को आपको बैठना है और आपको ऐसे लिखना है कि भाई साहब सुबह मान लीजिए आप 7 AM उठने वाले बंदे हैं, 7 AM आप उठे, 7 AM से लेके मान लीजिए 8 AM तक आपने क्या पढ़ा, वोकैब। ठीक है, वोकैब आपने पढ़ी। वोकैब में भी आपने कहा कि जी मैं पढ़ूंगा ब्लैक बुक। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, मैं बता दूंगा कौन सी ले सकते हैं। आपने ले ली, ब्लैक बुक पढ़नी है। ठीक है, अब ब्लैक बुक में भी आप फर्दर मेंशन करो कि भाई साहब पेज नंबर पेज नंबर X से लेके पेज नंबर Y तक मेरे को आज वोकैब पढ़नी है। ठीक है, ऐसे ही आपने फिर लिखा कि भाई 8 AM से लेके और 9 AM तक मान लीजिए मेरे को करंट अफेयर्स पढ़ना है, या जीके जीएस पढ़ना है, या फिर आपका फैक्चर स्टैटिक जीके पढ़ना है। यानी कि आपने CA यानी कि करंट अफेयर्स या जीके का शेड्यूल बना लिया, जिसमें आप स्टैटिक जीके पढ़ोगे सिर्फ, है ना। ये शेड्यूल आपने बना लिया। अब इसमें आपने कहा कि मेरे को भाई साहब मान लीजिए कोई X यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आपने सोर्स ले लिया, या फिर आपने कोई मैगजीन उठा ली, आप कहीं से ले सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि CA के लिए मैगजीन्स जो हैं उतनी अच्छी मैगजीन मार्केट में बहुत अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि आप टॉपिक वाइज पढ़ो, और क्या कीजिए कि टॉपिक वाइज वीडियो देखिए। यूट्यूब को आपने सोर्स बना लिया,
ठीक है, यूट्यूब को आपने सोर्स अपना बनाया, मेन सोर्स। यूट्यूब पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने पहली वीडियो देखी अवार्ड्स की, किसकी देखी भाई, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है। एक वीडियो आपने देखी भाई साहब, आपने कहा कि स्पोर्ट्स की देख लेते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स की देख ली। एक आपने देखी कि भाई साहब बुक्स एंड ऑथर्स की देख लेते हैं, एक आपने बुक्स की देख ली। इसी तरीके से आप वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा जीएस को भी आप उसी तरीके से कवर कर सकते हैं। आज भाई साहब मेरे को एंशिएंट हिस्ट्री में बड़े डाउट आ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की 2 घंटे की वीडियो उठाई, सारा एंशिएंट हिस्ट्री एकदम खत्म। वैसे ही आपने मिडाइवल में डाउट आ रहा है, मिडाइवल हिस्ट्री की वीडियो उठाई, मिडाइवल एकदम खत्म। आपको लग रहा है कि पंचवर्षीय योजना मेरे को ढंग से याद नहीं हो पा रही है, पंचवर्षीय योजना एक दिन उठाई, एक वीडियो ली बढ़िया सी जिस पर अच्छे खासे व्यूज़ वगैरह हो, ठीक ठाक हो, वो वीडियो ले ली और वो वीडियो एक ही दिन में खत्म, एक दिन में आपका वो खत्म। वैसे ही मान लीजिए कभी आपको लगता है कि यार फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन आते हैं, मैं अटक जाता हूँ, एक दिन आपने फंडामेंटल राइट्स उठाए, एक दिन में खत्म। तो टॉपिक वाइज वीडियोस आपको उठानी है, या फिर सीए की बात कर लें या फिर जीके की बात कर लें, दोनों में ही आपको ये करना है, ठीक है। मान लीजिए एक स्लॉट आपने ये रख लिया, 2 घंटे आप जीके जीएस को जरूर देना। मैं आपसे पर्सनली ये बात जरूर बोलूँगा कि जीके जीएस को 2 घंटे देना, क्योंकि देखो क्या है, सीजीएल में क्या होता है, बच्चा मैथ्स को 5 घंटे देता है लेकिन जीके जीएस को 2 घंटा या 1 घंटा देता है। यहाँ पे आपको मैथ्स और जीके जीएस को बराबर वैल्यू देनी पड़ेगी। मैथ्स को थोड़ी ज़्यादा दे सकते हैं क्योंकि आपको सीजीएल भी करना है, लेकिन अगर आप सीपीओ के लिए स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए मैथ्स कोई स्पेशल नहीं है, आपके लिए वही वैल्यू मैथ्स की है, वही रीजनिंग की है और वही जीके जीएस की है, तीनों की ही वैल्यू बराबर है, ठीक है। क्योंकि तीनों ही 50 नंबर के हैं, इंग्लिश 250 नंबर की, उसकी वैल्यू अलग से है ना, इंग्लिश की वैल्यू अलग से है। ऐसे ही आपको क्या करना है, अब देखो शाम को जब सो रहे हो ना, उससे पहले लिख के सो कि इस चैनल से ये वीडियो देखनी है, चैनल नाम, वीडियो का नाम, ये वीडियो देखनी है, लगा के सोइए। इससे फ़ायदा क्या होगा, सुबह जब हम बिना किसी एम के उठते हैं ना तो हम टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास में एम है कि 7 से 8 तक इस किताब से इतने पेज नंबर से इतने पेज नंबर तक पढ़ना है। सिर्फ ये लिखनी है कि इस किताब से पढ़ना है, तो फिर क्या होता है कि कभी 1 पेज पढ़ा गया और कभी 8 पेज पढ़ लिए। ये इनकंसिस्टेंसी आपकी पढ़ाई में ना रहे, इसीलिए आपको क्या करना है, ये भी लिखना है कि कहाँ से पढ़ना है और ये भी लिखना है कि कहाँ तक पढ़ना है, जिससे कि आप कंसिस्टेंट ज़रूर रहें, ठीक है। शेड्यूल को किसी भी हालत में ख़राब नहीं करना है, आपका शेड्यूल एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए, एकदम आप इस शेड्यूल को लेकर ऐसे होने चाहिए, नहीं कुछ भी हो जाए ये शेड्यूल मेरा ख़राब नहीं हो सकता है, ठीक है। वैसे ही आप जैसे यहाँ पे आपने देखा, ऐसे ही आप मैथ्स का बना लीजिए। सपोज़ जैसे मैं आपका मान लो कोई क्लास है, आपने कहा जी 9 AM से और मेरी 11 AM तक क्लास भी होती है, तो आपने ये क्लास के लिए टाइम दे दीजिए, नो इश्यूज़, ठीक है। फिर आपने कहा कि 11 AM टू 12 PM, ठीक है, 11 AM टू 12 PM मैं भाई क्लास के नोट्स बनाऊंगा और क्लास को रिवाइज करूंगा, ठीक है, नोट्स एंड रिवीजन, ठीक है, नोट्स एंड रिवीजन के लिए आपने रख लिया, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद में फिर आपने 1 घंटा अपने लिए ब्रेक ले लिया, क्योंकि कभी कभी इसमें रिवीजन में ज़्यादा भी टाइम लगेगा। 12 से 1 आपका खाने का टाइम है, लंच का टाइम है, इसमें थोड़ा सा अपने दिमाग को ब्रेक दीजिए, क्योंकि लगातार लगभग 5 घंटे आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग को ब्रेक दीजिए, कुछ खाइए पिए, अपना प्रॉपर नाश्ता कीजिए, 10 मिनट तसल्ली से लेटिए, सोचिए कि जो आपकी पहली 5 घंटे की जो मेहनत थी उसमें आपने क्या पाया और क्या आपका रह गया जो आपको अच्छा करना था, कितना बेटर आप और कर सकते थे, ये आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए, ये सोचने का समय आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तो 1 बजे तक आपने ब्रेक ले लिया, फिर आपने स्टार्ट किया, क्योंकि इस टाइम पे अक्सर नींद आया करती है, इसीलिए मैं कहूँगा 1 PM से सीधे के सीधे लगभग 4 PM तक आप उठा सकते हैं जी मैथ्स, ठीक है। क्या उठा लिया आपने, मैथ्स। अगर आपकी कोई क्लास नहीं है, क्लास है तो आपको अपने हिसाब से ये शेड्यूल एडजस्ट कर लेना है, मैं आपको एक जनरल सा शेड्यूल बना के दे रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स आपने उठा लिया और मैथ्स में आप लिख देना है, प्रीवियस ईयर से आपको मैथ्स करना है, तो मान लीजिए कि आपको लगाना है PYQ, कोई भी XYZ आपकी किताब है, कोई भी XYZ जो आगे मैं बताने वाला हूँ बुक है, ठीक है, वो बुक आपने ली और उस बुक में आपको फर्दर ये भी लिखना है कि आपका चैप्टर कौन सा है। सपोज एवरेज आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आपने एवरेज चैप्टर लिखा, आपने एवरेज चैप्टर में ये भी लिखा क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 101 से लेके क्वेश्चन नंबर 301 तक आपको करना है, 2-3 घंटे के अंदर आपको लगभग 200 क्वेश्चन आप करने हैं, ठीक है। 200 क्वेश्चन का आपने टारगेट भी बना लिया, यहाँ तक हो गया, ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। तो आपको इससे क्या फ़ायदा होगा कि 3 घंटे हैं,
अगर आप बिना टारगेट लिए पढ़ रहे हैं कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, तो आप कभी कभी क्या होगा कि टारगेट के हिसाब से पढ़ ही नहीं पाओगे। आप 3 घंटे में पाओगे कि 30 ही क्वेश्चन हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 लेके बैठो, आप पहले दिन 50 लीजिए, आप पहले दिन 30 भी ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस स्पीड को बढ़ा के आपको 100 तक ज़रूर लेके जाना है, बल्कि मैं कहूँगा 150-200 तक लेके जाइए, ठीक है। लेकिन वो बढ़ेगी तब जब आपको पता होगा आप कितने कर रहे हैं। अगर आप लिख के बैठे हो ना, तो आपको पता है कल कितना किया था, आज कितना किया है, परसों कितना किया था, आप बढ़ाओगे, आपके अंदर से आग आएगी, कम है परसेंट तो और कर, ये तब आएगी जब आपको पता होगा, लेकिन पता ही नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। इस तरीके से आपको पूरी प्लानिंग करनी है। ऐसे आपको 4 के बाद में, मान लीजिए 4 से 6 लिख दिया आपने कि आपको ये काम करना है, 7:30 से 8:30 आपको इंग्लिश की यूट्यूब की वीडियो देखनी है, ये सब आप बिल्कुल प्रॉपर लिखोगे। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर किसी को शेड्यूल चाहिए तो जनरल सा शेड्यूल हम प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम पे, ठीक है। एक प्रॉपर शेड्यूल सीपीओ के लिए हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे। इस वीडियो को बढ़ाते हैं यहाँ से आगे, ठीक है भाई। सबको क्लियर होनी चाहिए ये सारी चीज़ें कि इस तरीके से आपको शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल में क्या क्या मेंशन करना है, कितने से कितने बजे तक, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी किताब से कौन सा चैप्टर और कितने क्वेश्चन, हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए, हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए, तभी पूरा आउटपुट आ पाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, रिसोर्सेज टू फॉलो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखो, अगर आप वीक स्टूडेंट हो थोड़े से, तो आपके पास में एक टीचर होना चाहिए, एक एजुकेटर सेलेक्ट कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, उस पर फेथ रखिए, उस पर भरोसा रखिए। अगर आप इंग्लिश के लिए मुझे फॉलो कर रहे हैं, भरोसा रखिए। हो सकता है किसी क्लास में आपको कम मज़ा आए, लेकिन उससे डिस्करेज नहीं होना है। आप किसी और को भी अगर फॉलो करते हैं तो भी मैं कहूँगा कि भरोसा रखिए, मेरी एक वीडियो देख के उससे डाइवर्ट मत होइए, ठीक है। जिस टाइम पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि आपको इनसे पढ़ना है, पूरा दिमाग लगाइए, सोचिए समझिए, तब डिसाइड कीजिए आपको किससे पढ़ना है। लेकिन एक बार सेलेक्ट कर लिया, फिर उस आपका जो फेथ है वो अनफ्लिंचिंग होना चाहिए, आपका फेथ हिलना नहीं चाहिए, आप उस पर भरोसा रखिए, ठीक है। चाहे आप किसी से भी पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे से ही पढ़ना है या किसी से भी, जिसका आपको समझ आता है, जो लगता है कि आपके हिसाब से सही पढ़ा रहा है। देखो, हर बंदा अपनी तरफ से कहता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन जिसका आपको समझ आए, जिससे आपकी ट्यूनिंग मैच करे, आपको उससे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो रिसोर्सेज में सबसे पहले एजुकेटर, वो इंग्लिश के लिए भी, वो मैथ्स के लिए भी, वो रीजनिंग के लिए भी, वो जीएस के लिए भी, जैसे भी हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जीएस को प्रेफर करते हैं सेल्फ स्टडी से या डिफरेंट यूट्यूब चैनल से करना, ठीक है। लेकिन मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों के लिए मैं आपको कहूँगा कि डिफरेंट चैनल्स पे मत जाना प्लीज़। एक चैनल फॉलो कीजिए, एक टीचर फॉलो कीजिए, वो बहुत है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मैं बात कर रहा हूँ बुक लिस्ट की, देखो, रिसोर्सेज में एक तो टीचर हो गया, दूसरा जिस टीचर से आप पढ़े हो, जो आपके क्लास नोट्स हैं, वो आपकी फाउंडेशन है। क्लास नोट्स बहुत शानदार तरीके से आपको बनाने हैं। सबसे पहले अगर बुक लिस्ट की बात करूं, देखो, करंट अफेयर, मैंने जीएस पढ़ने का आपको यूट्यूब से बता दिया कैसे पढ़ना है। अगर आपको बुक चाहिए तो मनोहर पांडे साहब की एक बुक आती है, ये बुक ले लेना। लूसेंट की बुक उतनी अच्छी नहीं है, अपडेटेड नहीं है, एरर्स बहुत ज़्यादा हैं, पढ़ने में बोरिंग है, वो बुक थोड़ी अच्छी नहीं है। ये बुक हमेशा अपडेटेड रहती है, आप ये किताब ले सकते हैं। मनोहर पांडे साहब की किताब है, अरिहंत पब्लिकेशन की, ये किताब आप ले सकते हैं। मैथ्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, साथ साथ में आप किसी एक एजुकेटर को फॉलो कीजिए, ठीक है। वो एजुकेटर कोई भी हो सकता है, आदित्य सर हो सकते हैं या कोई और भी टीचर हो सकता है। जस्ट लाइक मैंने अपने लिए कहा है, मैं दूसरे के लिए भी ये कहूँगा, जिसकी ट्यूनिंग आपसे मैच करे या आपकी ट्यूनिंग जिससे मैच करे, आप उससे पढ़िए, ठीक है। प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब आप ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब जिसमें सोल्यूशन ऐसे हो जो कि आपको लंबे टाइम तक अटकाए नहीं, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली मानता हूं कि आप किरण या 7300 कोई भी किताब ले सकते हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे मिल सकते हैं। सोल्यूशंस थोड़े ठीक चाहिए तो 7300 किताब अच्छी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चंस की कवरेज अच्छी चाहिए, टाइप वाइज क्वेश्चन चाहिए, ढंग से आपको करना है, तो किरण की कवरेज काफ़ी अच्छी है, तो किरण की भी बुक आप ले सकते हैं। पिनेकल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको एकदम चाहिए तो पिनेकल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आप मैथ्स की प्रीवियस ईयर बुक मैंने बता दी है, जीएस का मैंने बता दिया है। बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, ठीक है। अगर बुक चाहिए तो ये किताब ले लीजिए, अगर कोचिंग चाहिए तो इन मास्टर साहब से, यानी कि हमारे गुरुजी से ले लीजिए। मैं खुद इनसे पढ़ा हूँ और सीपीओ के पेपर में मैंने आई स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 50 इन रीजनिंग। सीपीओ में 50 आउट ऑफ 50 लाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। सीजीएल में 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, 50 क्वेश्चन होते होते दिमाग में रीजनिंग क्या पता नहीं क्या घुस जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर मुश्किल है, लेकिन मैंने स्कोर किया ड्यू टू हिम,
ठीक है, उनकी वजह से मैंने स्कोर किया। तो मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरे दिल की आवाज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इनका कोई प्रमोशन कर रहा हूँ या कोई भी चीज़ है। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आप कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं? सबसे पहले अगर वोकैब की मैं बात करूँ, ठीक है, वोकैब की मैं बात करूँ तो वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक फॉलो करें, ठीक है। ब्लैक बुक जो कि अपडेटेड है, मैं एसपी बख्शी बताया करता था, यस मैं आज भी कहता हूँ कि एसपी बख्शी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ब्लैक बुक सबसे ज़्यादा अपडेटेड किताब है आज की डेट में। तो मैं कहूँगा कि ब्लैक बुक को आप फॉलो करें, ठीक है। क्यूमेस वाले जो निखिल है, निखिल मतलब का एक अच्छे इंसान है, काफ़ी इंटरेक्शन होता रहता है और उनकी किताब भी काफ़ी शानदार है, तो आप उनकी किताब फॉलो कर सकते हैं, ब्लैक बुक, ठीक है। ब्लैक बुक के अलावा वोकैब के लिए आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो टीचर, जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हैं, आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो फॉलो करें, अगर आप किसी और से पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ा रहे हैं वो फॉलो करें। आपका भरोसा होना चाहिए आपके टीचर में, ठीक है। तो टीचर से जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उसका फॉलो कर लें। उसके अलावा ग्रामर के लिए अगर आप बात करें, ग्रामर के लिए मैं ये कहूँगा किसी बुक पे डिपेंडेंट ना रहिए प्लीज़, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हर किताब में बहुत सारे एरर हैं। आप टीचर से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और उसको आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपकी इंग्लिश पहले से अच्छी आपको लगता है, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आप कोई भी बुक उठा सकते हैं। जब आपकी अच्छी ही है तो कोई भी किताब उठा लीजिए, प्रैक्टिस करिए, दैट्स इट, ठीक है। अगर लेकिन आपको पता ही है कि एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बड़ी वैल्यू है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ये हमारी किताब ऑन द वे है, अगले कुछ दिनों में आपको मार्केट में अवेलेबल करा दी जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स 2022 में हुए हैं उन सब की कंपाइलेशन ऐसे सॉल्यूशंस के साथ में कि पूरी मार्केट में आपको कहीं मिल नहीं सकता, कहीं नहीं मिल सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरे खुद के हैंड रिटन सॉल्यूशन है, एक एक सॉल्यूशन को मैंने खुद लिखा है। ये बुक टाइपिस्ट और कंटेंट डेवलपर्स के द्वारा नहीं बनाई गई है, यस दे है, मतलब उन्होंने मदद करी है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन मैंने सॉल्यूशन खुद बनाए हैं इस बुक में, ठीक है। क्लोज टेस्ट PQRS बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन है, बहुत ज़बरदस्त। ये किताब आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा दी जाएगी। इस किताब में न सिर्फ 2022 के सारे क्वेश्चन हैं, बल्कि में कुछ पेपर्स जो CPO के पेपर हुए हैं जो 22 में नहीं हुए, और क्योंकि CPO का डालना इसमें ज़रूरी है तो CPO के पिछले पेपर्स हैं, साथ साथ में CGL और CHSL 2021 में जो हुए, तो 21 और 22 दोनों के पेपर आपको इसमें मिलेंगे। ये हमारी जो CGL 2021 के पेपर हुए थे उसकी ई बुक आपको हमने अवेलेबल करा रखी है, आप इस किताब को ले सकते हैं। जितने अच्छे सोल्यूशन इसमें हैं उससे 2 गुने सोल्यूशन इसमें अच्छे आने वाले हैं, और इसके सोल्यूशन उतने अच्छे हैं जितने मार्केट में किसी के पास नहीं है, तो इसके आप सोच सकते हो कैसे सोल्यूशन आने वाले हैं, ठीक है। ये ई बुक फॉर्म में आपको फ्री में अवेलेबल है, टेलीग्राम इंग्लिश बाय प्रशांत सर, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और आपका RG विक्रमजीत ऐप पे। इस किताब में स्मार्ट इंडेक्स दे रखा है, क्योंकि ये ई बुक है तो आप जिस टॉपिक पे क्लिक करोगे आप सीधे उसी पेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है। बच्चों की एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है इंग्लिश लैंग्वेज में, और उस चीज़ को हमने दूर करा है। आपके कॉम्प्रिहेंशन वाली जो दिक्कत रहती है, ये हमारी 2 किताबें हैं जो कि ऑन द वे हैं, ठीक है। CPO एग्जाम से पहले आपके लिए आ जाएंगी। इसमें हमारी 2 किताबें हैं, एक किताब है अनजम्बलिंग द पैराजम्बल, अनजम्बलिंग द पैराजम्बल्स। इस किताब में PQRS की बेस्ट टेक्निक्स हमने डिस्कस कर रखी हैं, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस हमारे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस का मिक्सचर होगा, साथ साथ में पूरी की पूरी थ्योरी आपको बताई जाएगी कि किस तरीके से PQRS करते हैं। उसके अलावा क्लोजिंग द क्लोज टेस्ट्स, ये हमारी दूसरी किताब है, जो किताब आपको CPO प्री से पहले 100% अवेलेबल करा दी जाएगी। एक बार इन किताबों को पढ़ के ज़रूर जाएंगे सारे लोग। इसमें भी बाइलिंगुअल किताबें हैं, मेरी सारी किताबें बाइलिंगुअल हैं, जितनी भी मेरी किताबें, जो 4 किताबों की मैंने बात की आपसे, सारी की सारी किताबें बाइलिंगुअल हैं। हर एक एग्जाम के लिए ये कवर करती हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है। रैंकर्स इंग्लिश नाम से मेरी किताबें आती हैं, रैंकर्स गुरुकुल, रैंकर्स इंग्लिश, ठीक है। तो ये किताबें भी आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। ग्रामर के लिए अगर आपको प्रीवियस ईयर का और मटेरियल चाहिए, आप पिनेकल की किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पिनेकल की किताब से। अगर आपको एज ऑफ नाउ किताब चाहिए, क्योंकि मेरी आने में लगभग 1 महीने का वक्त लग जाएगा, ठीक है, तो 1 महीना लग जाएगा मेरी प्रीवियस ईयर आने में, तो जब तक के लिए आप पिनेकल से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोचिंग करनी है, आपको ये है कि भाई घर बैठे हमें सिलेक्शन लेना है, सर हम बड़े शहर जाके पढ़ नहीं सकते हैं, सर हम मुखर्जी नगर नहीं आ सकते हैं, सर हमें मुखर्जी नगर वाला कंटेंट अपने गांव में चाहिए, और सर क्योंकि हम लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, हमें जल्दी से 3 महीने के अंदर सिलेबस कवर करना है, हमें सर अक्टूबर नवंबर तक नहीं जाना, हमें पहले ही सिलेबस कवर कर लेना है, तो ये मेरा रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है। ये रिकॉर्डेड बैच इंग्लिश का मेरा, ये आप बैच ले सकते हैं। इस बैच की फ़ी बहुत बहुत नॉमिनल सी हमने रखी है, जो है
सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये हमने इसकी फ़ी रखी है, क्योंकि जिससे कि गांव का गरीब से गरीब बच्चा भी इस फ़ी को अफोर्ड कर पाए। आप कहोगे सर फ्री में ही दे देते, अगर इतना ही गरीब का देखना था बच्चा, कुछ हमारे चार्जेज़ होते हैं, जो सर्वर चार्जेज़ हैं, एप्लीकेशन चार्जेज़ हैं, GST भी लगता है, हज़ारों चीज़ें होती हैं, सिर्फ उसका खर्चा आपसे लिया जा रहा है। पैसे कमाने के लिए VOD बैच हमने नहीं रखा है, पैसे कमाने के लिए हम कोई भी काम करते भी नहीं है, ठीक है। हाँ, खर्चे भी चलने चाहिए हमारे भी, ये भी रहता है, लेकिन हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं, सब कुछ है। इस बैच में आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करा दी जाएगी, तो CPO का प्री हो, मेंस हो, दोनों की तैयारी है। साथ साथ में CGL वाले बच्चे भी ध्यान देंगे कि इसमें डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी हम करा देते हैं। 2 साल की वैलिडिटी आपको इस बैच की मिलेगी, लाइव डाउट सेशंस इसमें मिलते रहेंगे, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीज़ें इसमें मिलेंगी, फ्री PDF नोट्स मिलेंगे, हर एक चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। हर एक चीज़ आपको इस बैच में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बैच आप ले सकते हैं। इस बैच के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये बैच आपको मिलेगा RG विक्रमजीत ऐप, जब आप डाउनलोड करोगे तब आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। RG विक्रमजीत ऐप पे ये बैच अवेलेबल है। इसके अलावा अगर बात करते हैं मॉक टेस्ट की, कि मॉक टेस्ट आपको कितने देने चाहिए, कैसे देने चाहिए। देखो, कुछ क्वेश्चंस बच्चों के जो कॉमन से क्वेश्चन रहते हैं कि सर मॉक देना कब स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट करना है। हर वीक में 1 से 2 मॉक आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। हर वीक में 1 से 2 मॉक आपको लगाना ही लगाना है। उसके अलावा क्या आपको PYQ देने चाहिए? यस, 101% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देने चाहिए। साथ साथ में नए नए पैटर्न्स के लिए तैयार रहना चाहिए। SSC नए नए पैटर्न, CHSL के पेपर में, CGL के पेपर में नए नए पैटर्न्स लेके आए हैं। नए पैटर्न्स के मॉक सर हमें कहाँ से मिलेंगे, हमें तो कोई दे नहीं रहा, हम YouTube पर कराते रहते हैं। आप हमारी YouTube पे मेरी 7:30 बजे इवनिंग में क्लास होती है, हर बंदा क्लास ले, आप ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन जो मैं देना भूल गया, जिन बच्चों को बैच भी अफोर्ड नहीं कर सकते, 699 भी नहीं दे सकते, उनके लिए 60 दिन 60 मैराथन यूट्यूब पे, 60 दिन 60 मैराथन बाय प्रशांत सर, वो आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा आप फॉलो कर सकते हैं 25 दिन इंग्लिश ख़त्म, 11 दिन 11 मैराथन। उसके अलावा अगर आपको एकदम क्विक रिवीजन किसी का चाहिए तो एक वीडियो है मेरी लगभग 2.5-3 घंटे की, उसमें मैंने आपको एक ही वीडियो में सारी की सारी इंग्लिश के जितने भी कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जो SSC पूछता है वो सब करा रखे हैं। वो कैब भी बहुत सारी यूट्यूब पर करा रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्री अगर आपको चाहिए सारा मटीरियल तो यूट्यूब पर आपके लिए बहुत कुछ हमने करा रखा है, ठीक है। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज मॉक या क्विज देने चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए। अड्डा 24/7 से आप दे सकते हैं क्विज वगैरह, उनके क्विज मुझे लगता है ठीक होते हैं। टेक्स्ट बुक के भी क्विज ठीक होते हैं, टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन बड़े घटिया किस्म के होते हैं, क्विज ठीक होते हैं। टेक्स्ट बुक पर मॉक आपको ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर मॉक देने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी है। आप अपने आप को रियली देख पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कहाँ नहीं करते हो। तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ज़रूर लगा लेना, हालांकि उनके सोल्यूशन पर डिपेंड मत रहना, क्योंकि वो गलत तरीके से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके रखते हैं, ठीक है। तो उनके सॉल्यूशंस पे डिपेंड मत करना, लेकिन यस आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट जरूर लगाएं, ठीक है। तो कौन सा टेस्ट लगाना है आपको? टेक्स्ट बुक का जरूर लगाना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड है, ठीक है। उसके अलावा एनालिसिस, बिल्कुल एनालिसिस इतना ही ज़रूरी है जितना मॉक देना ज़रूरी है। मॉक बेशक हो सकता है आप 10 की जगह 1 ही दो, लेकिन एनालिसिस ऐसे होना चाहिए कि मॉक खुद कहे कि मज़ा आ गया, ठीक है। एक मॉक अगर 1 घंटे का है तो उसके एनालिसिस में मुझे लगता है 2 से 2.5 घंटा आप मिनिमम लगाइए, लेकिन CPO का मॉक है तो 2 घंटे का है तो 4 से 5 घंटा लगाना पड़ेगा एनालिसिस पे, ठीक है। 2 घंटे का मॉक प्लस में 5 घंटे का एनालिसिस, लगभग 8 घंटे आपके मॉक में लगेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ वीक में 1 ही दिन मॉक दीजिएगा। वीक में अगर सारा दिन मॉक दोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। लास्ट के महीने में वीक में 3 मॉक दे सकते, लास्ट के महीने में वीक में 3 मॉक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा तब भी मत देना, ठीक है। उसके अलावा एनालिसिस मैंने बता दिया, हाउ मेनी मॉक्स वन शुड टेक, जितने दे सकते हैं दे लीजिए। हर वीक में 1 से 2 और लास्ट में 3 करके दे लीजिए। मॉक बेशक हज़ारों नहीं देने हैं, थोड़े कम दे लेना, लेकिन शिद्दत से देना। मॉक को एग्ज़ाम मान के देना, मज़ा आएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट की बात हो गई। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ PYQ की, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स की वैल्यू देखो मेंस में बहुत ज़्यादा हो जाती है। बच्चा 25 क्वेश्चन अगर आपके सामने है और एक साइड में 200 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन आपके सामने है। CGL प्री में क्या होता है, 25 क्वेश्चन आपके सामने होते हैं। 25 में बेचारे क्लोज टेस्ट पूछें या कॉम्प्रिहेंशन पूछें, नहीं समझ आता तो क्लोज टेस्ट ही आता है जनरली, लेकिन कभी कभी आपका कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, तो दोनों नहीं पूछ पाए। साथ में वोकैब में क्या क्या पूछें क्या नहीं पूछें। उसके अलावा ग्रामर के एरर के 2 क्वेश्चन आ पाते हैं और इतने 15-20 टॉपिक हैं, तो कवरेज नहीं हो पाती है। तो वहाँ पे प्री में आप हो सकता है इजीली 45 लिया हो CGL प्री में, लेकिन CPO प्री में 50 क्वेश्चन है। कवरेज अच्छी होगी तो कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है CPO के एग्जाम में स्पेशली, ठीक है। तो CPO में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, साथ में मेंस में जब 200 नंबर में से स्कोर करने की बात होती है ना,
वैसे आप देखोगे कि 50 में से 40 प्री में अच्छे लगेंगे, लेकिन मेंस में अगर इसी एवरेज से चलोगे ना तो 160 आएंगे, 160 खराब लगेंगे। आपको 190 टारगेट अगर करना है तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट्स अगर आप क्लियर कर पा रहे हैं खुद से, वेल एंड गुड, बहुत शानदार बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीओडी बैच, फिर कह रहा हूँ मैं, वो बैच सिर्फ 700 रुपये का है, लेकिन उसकी कीमत 700 नहीं है, उसकी कीमत करोड़ों में है, उसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। वो ऐसा बैच है जो कि बेस्ट आपके लिए रहेगा, तो वो बैच आप ले सकते हैं आरजी विक्रमजीत ऐप से, बहुत छोटे से प्राइस में 700 रुपये में वो ले सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, पीक्यूआरएस के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, क्लोज टेस्ट के लिए चाहिए, बाकी एरर डिटेक्शन के लिए भी चाहिए। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है बच्चा, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा सा वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस दिल्ली पुलिस में कैसा रहा, दिल्ली पुलिस की नौकरी कैसी है। मेरा बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा। मैं अभी टीचिंग इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत आगे तक के भी सपने हैं, मैं लाइफ में और भी चीज़ें करना चाहता हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, मुझे पढ़ने का शौक़ है। और मेरी जॉब का जो नेचर है वो कुछ ऐसा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम डिमांड करती है मेरी जॉब, इसीलिए मैं लीव लेके पढ़ना चाहता हूँ आगे। मेरा टारगेट यूपीएससी है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर भी रहा हूँ, बहुत अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कर रहा हूँ। अगर ज़रूरी नहीं है कि क्लियर ही करना है, लेकिन हाँ मैं एक एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, यूपीएससी वाला भी। मैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ लॉजिकल थिंकिंग में, और वहाँ से मेरे को लगता है कि वो थिंकिंग डेवलप करने में यूपीएससी की प्रिपरेशन अपने आप में मदद करती है, इसीलिए मैं उस फील्ड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैंने जॉब से लीव इसीलिए ले रखी है, जॉब में 1% कोई इश्यू नहीं है, जॉब बहुत शानदार है, लेकिन वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप मॉडर्न टाइम में जा रहे हैं, वर्कलोड जैसे जैसे कंप्यूटर पर शिफ्ट होता जा रहा है आपका वर्कलोड, तो आपका वर्कलोड भी आने वाले समय में कम हो जाएगा, क्योंकि आपका आधा वर्कलोड अब कंप्यूटर के ऊपर है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, बाकी जॉब्स आपको अलाउ नहीं करती हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वहाँ पे जाएं। ये जॉब है जहाँ आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगी। ये जॉब वो है जो कि वर्दी को देख के हो सकता है पीछे से इज्जत आए ना आए, लेकिन सामने से तो इज्जत आती ही आती है। ठीक है, बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है। ट्रेनिंग कैसी रहती है? ट्रेनिंग बहुत हार्ड नहीं होती है, सब इंस्पेक्टर लेवल की। आपको बहुत ज़्यादा मारा पीटा नहीं जाता है, कांस्टेबल की तरह नहीं करते हैं, क्योंकि जो उस्ताद होते हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं, जनरली हेड कांस्टेबल रैंक के होते हैं, जो कि रैंक आपसे 2 नीचे होती है। तो वहाँ पे मारपीट नहीं होती है, डांट देते हैं, लेकिन जनरली आपको ट्रीट करा जाता है एज एन ऑफिसर। आप एक ऑफिसर रैंक पर भर्ती होते हैं। तो दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग शानदार रहती है। एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है दिल्ली पुलिस। तो मैं अपनी उस जर्नी से एकदम खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, और मैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सिर्फ इसीलिए मैं लीव लेके टीचिंग कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, जॉब बहुत अच्छी है, बहुत सारी पोस्टिंग्स के ऑप्शन है, आपको तरह तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप किसी ऑफिस जॉब में जाते हो तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है कि आपको ऑफिस जॉब करनी है। दिल्ली पुलिस में आपको ऑफिस जॉब मिलेगी, आपको थाने की नौकरी मिल जाएगी, आपको क्राइम ब्रांच मिल जाएगी, यानी कि सीबीआई वाली फीलिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ साथ में स्पेशल सेल आपको मिल जाएगी, आईबी वाली फीलिंग भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। साथ साथ में आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर लग सकते हो आप, टीआई वगैरह जब प्रमोशन के बाद में वो मिल जाएगी। दूसरा प्रमोशन जो होता है उसके बाद में आपकी रैंक गजेटेड हो जाती है, यानी कि आप भारत के राजपत्रित अधिकारी भी बनोगे एक दिन, वो प्रमोशन भी आपका मिल जाता है। थाने के एसएचओ जब होते हैं तो उसकी बात ही अलग है, एसएचओ होता है। बहुत ज़बरदस्त जॉब है, आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आप सभी के साथ में मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरी अगर किसी भी तरीके से आपको मदद चाहिए तो आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा टेलीग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, हमारा एक ग्रुप है इंग्लिश बाय प्रशांत सर, उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी आपको मिल जाएगी, तो इंग्लिश बाय प्रशांत सर ग्रुप में आपको मिल जाएगी। साथ साथ में रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लें। उस पर सीपीओ के लिए मैं बहुत सारा ऐसा मटेरियल देने वाला हूँ जो कि आपकी तैयारी में जान डाल देगा। ठीक है, तो इसी नोट के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।